नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने प्रोटीन का निर्माण अर्थात प्रोटीन संश्लेषण भी पढ़ रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है। आइए थोड़ा सा एक सवाल पहले लेते हैं। यदि ट्रांसक्रिप्शन यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है, बात कही जा रही है कि जो डीएनए अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें क्या किया गया है, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड डायरेक्शंस में एक कोडान दिए गए हैं। इस तरीके से सब कोड लगे हुए हैं और सवाल में कहा गया है एमआरएनए के अनुक्रम को लिखें। तो डीएनए का क्रम दिया हुआ है और हमें बताना क्या है, एमआरएनए का क्रम लिखना है। तो हमें मालूम है यह चीज कि आरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है। आपने पढ़ रखा है कि आरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है। इस घटना को आप क्या कहते थे, ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। सीधी सी बात है। आगे बात करेंगे आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है अर्थात एसएस आरएनए आप कह सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इसका आपके पास होता है। आगे बात करें, इसमें थाइमीन नाइट्रोजनीकृत क्षार के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है, थाइमीन होता है, जबकि आरएनए में हमें मालूम है क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल, ये बात कही गई है। सीधी सी बात, जहाँ पर डीएनए था, डीएनए में थाइमीन जहाँ होती थी, जबकि आरएनए में क्या होता है, उसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। तो आइए इसको कैसे हल करेंगे, आपके सामने आप देख सकते हैं। इसको लिखने के लिए आपके पास जो कोडान लिखा गया है किसका, डीएनए का, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे आरएनए में, इसको आप देखें। तो देखने के लिए आप सीधी सी बात, आंसर में क्या है आपके पास 5 प्राइम एंड, तो आप वैसे ही लिखे रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मालूम है ये किससे जुड़ता है, टी से जुड़ता है, लेकिन किसमें होता है, ये डीएनए के केस में होता है। आरएनए जब आएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा अर्थात यूरेसिल। तो आपके पास कोड क्या है, ये है, तो हम क्या कर देंगे, यू कर देंगे। टी है तो टी किससे जुड़ता है, ए से जुड़ता है, ये में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी है तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन आ गया। फिर आपके पास एडनिन आ गया तो यूरेसिल आप कर देंगे। फिर थाइमीन आ गया तो आप एडनिन कर देंगे। फिर ग्वानिन है तो साइटोसिन करेंगे। साइटोसिन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ग्वानिन के साथ पेयरिंग करा देंगे। फिर एडनिन आ गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ गया। थाइमीन किससे जुड़ेगा, एडनिन से जुड़ेगा। ऐसे ग्वानिन तो आपके पास साइटोसिन से। अब साइटोसिन है तो किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से जुड़ेगा। थाइमीन है तो फिर से यूरेसिल आपके पास आ गया। आप एडनिन था तो यूरेसिल आया। अब थाइमीन है तो आप क्या करेंगे, एडनिन से जोड़ देंगे। ग्वानिन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका कप्लामेंट्री बेस साइटोसिन आ जाएगा। साइटोसिन है तो कप्लामेंट्री ग्वानिन हो जाएगा। फिर एडनिन, फिर यूरेसिल आप कर देंगे। थाइमीन ये कर देंगे। जी है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। सी है यहाँ पर जी आपके पास ये है, यूरेसिल आ गया आपके पास। सी है तो ये आ जाएगा, जी है तो सी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, सी लास्ट में है तो आपके पास जी हो गया। देखिए 3 प्राइम एंड। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी डीएनए का क्रम आपको ज्ञात है तो उससे हम आरएनए के क्रम को भी निकाल सकते हैं। ऐसा पेपर में कुछ भी दिया जाए इस टाइप से पूछा क्या जा रहा, अगर ध्यान रहे डीएनए से डीएनए भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर उसने ये कह दिया, मान लिया सपोज कि एक डीएनए स्ट्रैंड का ये क्रम दिया है, दूसरे स्ट्रैंड का क्रम बताइए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमेशा किससे जुड़ता है, टी से जुड़ता है, और डीएनए में थाइमीन होगा तो यहाँ यूरेसिल नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हमसे यहाँ पर हम कह रहे हैं इस प्रश्न में कि डीएनए से आरएनए बनाने के बारे में, इसलिए हमने रिप्लेसमेंट किया है, थाइमीन की जगह पर क्या किया है, यूरेसिल लिया है। अगर इन केस
डीएनए का डीएनए से ही करना है तो आप रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगाएंगे। अगर थाइमीन है तो एडनिन लगाएंगे, एडनिन है तो थाइमीन लगाएंगे, ग्वानिन है तो साइटोसिन लगाएंगे, और साइटोसिन है तो ग्वानिन लगाएंगे। इस तरीके से डीएनए के केस में डीएनए के द्वारा करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस। लेकिन अगर आरएनए है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस तो लगेंगे, बट ये बात ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर थाइमीन होती थी, थाइमीन आरएनए में नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल आता है, उस स्थान पर यूरेसिल लगाना पड़ेगा। बाकी जो बचे हुए रेस्ट हैं उनका सबके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो भी आते जाएंगे वो आप लगाते चले जाएंगे। अगला सवाल देखें। देखिए अगले प्रश्न में ये कहा गया है कि एक स्ट्रैंड जिसमें ध्रुवता जो आपके पास है, अर्थात पोलरिटी की बात हम करें तो बताई जा रही है 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर है, 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर है। एक पॉइंट कहा गया, एक कोई ऐसा स्ट्रैंड है जिसकी पोलरिटी अगर देखें 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड की ओर है। बी पॉइंट कह रहा है इसमें ध्रुवता 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर रिवर्स कर दिया गया। देखिए 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर होता है। इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए सवाल ये बात कहा गया है कि क्या कहते हैं, तो बात ये बताई गई है कि कोई एक ऐसा स्ट्रैंड है जिसमें ये सेक्शन के अंतर्गत पोलरिटी बताई जा रही है 3 से 5 प्राइम एंड की ओर। बी सेक्शन में बताया गया 5 से 3 प्राइम एंड की ओर है, लेकिन यहाँ पर इसमें साथ में कंडीशन लगी है थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो देखिए थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल, इसका मतलब क्या हो रहा, वो सीधी सी बात आरएनए की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि आरएनए में हम जानते हैं थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो देखिए ये वाले को क्या कहेंगे, तो ये वाला जो आपके पास होगा उसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग नहीं टेम्पलेट स्ट्रैंड उसे बोलेंगे। कौन सी स्ट्रैंड बोलेंगे, टेम्पलेट, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है कि डीएनए जो आपके पास है जब रिप्लिकेशन होता है, जब दूसरा चीज बनती है ट्रांसक्रिप्शन में, तो क्या आता है, मैसेंजर आरएनए आता। तो एक स्ट्रैंड आपके पास कौन सी होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। दूसरी स्ट्रैंड कौन सी होती है, कोडिंग स्ट्रैंड होती है। तो कोडिंग स्ट्रैंड पर ही तो आपके पास क्या अमीनो अम्ल आकर के लगते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण होना शुरू हो जाता है। तो ये के अंतर्गत जो उत्तर आपका बनकर आएगा वो कौन सी स्ट्रैंड होगी, ये हमेशा टेम्पलेट आपके पास स्ट्रैंड होगी। और जो बी पार्ट है ये आपके पास कौन सा होगा, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। ये बात ध्यान रहे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए से हम लोग आरएनए बनाते थे, लेकिन यहाँ बात उल्टी थोड़ी सी हो रही है। आरएनए से डीएनए संश्लेषण का नियमन को विपरीत अनुलेखन अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जब क्या होता है आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, वैसे सामान्य तौर पर क्या होता है डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से क्या होती है प्रोटीन बनती है। तो वो तो सेंट्रल डगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती थी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आरएनए से डीएनए का संश्लेषण के नियमन को विपरीत अनुलेखन कहते हैं, अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज सबसे पहले टीमन व बाल्टीमोर ने किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो देखिए बात कर रहे हैं हम कि आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए बनता है, फिर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। एक इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक सवाल आया, जो सवाल पूछा गया कि सर्वप्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए उत्तर है आपके पास क्या, आरएनए आपके पास है। और ऐसी प्रक्रिया केवल विषाणुओं में पाई जाती है, अर्थात वायरसों में पाई जाती है। तो पृथ्वी पर लाइफ की जब उत्पत्ति हुई है उस समय क्योंकि वायरस उपस्थित थे, वायरसों
जैव विकास आप जब पढ़ेंगे जैव विकास तो उसमें आपको बताया भी जाएगा या आपने पढ़ा भी होगा कि जैव विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है किनका, वायरसों का। और वायरस के अंदर ये प्रक्रिया रिवर्स होती है, अर्थात आरएनए से डीएनए का बनना ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो सवाल यहाँ पर पूछा यह गया कि सर्वप्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जब जीवन के विकास के क्रम की बात चल रही है तो आपके पास आरएनए तो आएगा, क्योंकि आरएनए से ही यहाँ पर क्या डीएनए का निर्माण हो रहा है, जो प्रोसेस हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत। आगे थोड़ा सा और यहाँ पर देखें तो देखिए बात करते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के यानी सुकेंद्रकीय, सुकेंद्रीय ये बोले या आप बोले यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में कुछ जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप कर जाते हैं। तो आपने कक्षा 11 में बिल्कुल ये बात पढ़ रखी होगी। हम कहना किसके बारे में चाहते हैं, जंपिंग जीन के बारे में। तो बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए होते हैं जो कुछ जीन क्या अपना स्थान बदलते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिन्हें हम जंपिंग जीन कहते हैं। तो सबसे पहले जंपिंग जीन की खोज किस पौधे में की गई थी, वो पौधा है भारतीय मक्का, अर्थात जियामेज, जिसे मक्का आप कहते हैं जियामेज, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो बारबरा एमसी क्लिंटॉक की ये डिस्कवरी थी, जिसे जंपिंग जीन या ट्रांसपोजान के नाम से भी हम जानते हैं। ये 11th क्लास में आपने पढ़ चुका है, लेकिन इसलिए मैं यहाँ रिकॉल सिर्फ करवा रहा हूँ। अगर पूछा जाए जंपिंग जीन क्या है, क्योंकि जेनेटिक का पार्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूछ लिया जाए जंपिंग जीन है तो आपको याद आ जाए जंपिंग जीन का दूसरा नाम ट्रांसपोजान भी है। सबसे पहले बारबरा एमसी क्लिंटॉक ने जियामेज अर्थात मक्के में जंपिंग जीन को खोजा था, ये मैं कहना चाहता हूँ। आइए दूसरा पॉइंट देखें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको पढ़ाया गया था डीएनए का रिप्लिकेशन, अर्थात डीएनए का रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहें अनेक बिंदुओं पर, एक से ज्यादा अनेक बिंदुओं पर प्रारंभ होता है। अतः डीएनए अणु का जितने खंडों में, ध्यान देने वाला पॉइंट है, डीएनए अणु का जितने खंडों में द्विगुणन होता है उसे प्रत्येक खंड को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन कहते हैं। तो रेप्लिकॉन अगर शब्द पूछा जाए तो आपको ध्यान रहे कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है, यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जा रही है, क्योंकि डीएनए इस तरीके से हेलिक्स के रूप में ऐसे जिगजैग पाया जाता है। तो इस तरीके से आपके पास जो होता है बहुत सारे लूपों में एक जगह से स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे बेस मिलेंगे, लूप मिलेंगे, हेलिक्स मिलेंगे, जिनके अंदर रिप्ली अर्थात डीएनए का डुप्लीकेशन शुरू हो रहा है, डीएनए जो है रिप्लिकेट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं, इन्हीं पॉइंटों को क्या कहते हैं, हम रिप्लिकॉन कहते हैं। कुछ और रिप्लिकॉन शब्द का अर्थ नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान दें, ये यूकैरियोटिक कोशिका के लिए ही वैलिड है, ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको पढ़ाया गया है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पर वहाँ पर बात की गई है। तो इस तरीके से आपने, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कि जंपिंग जीन की खोज किसने किया, ये पूछा जाता है। जंपिंग जीन कहाँ पर खोजा गया, मक्का में खोजा गया। आइए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक जीव के डीएनए के, एक जीव के डीएनए के वांछित भाग को पृथक करके दूसरे जीवन के गुणसूत्र या डीएनए में समावेशित करने को असमजात डीएनए पुनर्संयोजन
आप इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं नॉन होमोलोगस डीएनए रिकॉम्बिनेशन। एक जीव से डीएनए के कुछ भाग को निकालकर दूसरे जीवन के डीएनए में प्रवेश करा देना, क्योंकि कोई समानता उस दोनों जीवों में नहीं है, तो क्या होगा, नॉन होमोलोगस डीएनए रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। कहते हैं यह प्रक्रिया आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा की जाती है। यूकैरियोटिक, अभी बात किया था इससे पहले, जब हम यह चीज यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में कुछ जीन अपना स्थान, अभी बात किया था इससे पहले, अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो जिन्हें जंपिंग जीन या हमने क्या कहा था, ट्रांसपोजान भी कहा जाता है। तो देखिए ये खास घटना मिलती है, इसी के आधार पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत की गई एक्चुअली में, क्योंकि ट्रांसपोजान की जो है खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ये पता लगा कि हम डीएनए में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, आधार रखने का एक तरीका मिला कि अगर डीएनए अपना स्थान बदल रहा एक जगह से दूसरे जगह पर पोजीशन को चेंज कर रहा, तो हम आर्टिफिशियली क्यों ना चेंज करें। अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बूम जो आया या बाहर आई आप कह सकते हैं, उसका मुख्य कारण ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि जियामेज के अंदर अर्थात मक्के के अंदर जंपिंग जीन का पाया जाना। बारबरा McClintock की जो खोज थी, इसमें आनुवंशिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के में एक तरीके से बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से आज हम बहुत तरीके से रिकॉम्बिनेशन टेक्निक के द्वारा अलग अलग वैक्सीन, अलग अलग चीज़ों को बनाने में सक्षम हैं। इसको इस तरीके से चेंज किया जाता है। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। तो हम फिर अब अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।